असदुद्दीन अवैसी का 2 दिवसीय सीमांचल दौरा संपन्न हो गया। इस दौरान उन्होंने किशनगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले अमोर, बायसी, कोचाधामन, बहादुरगंज, पोठिया प्रखंड में पदयात्रा के साथ साथ कई सभाओं को भी संबोधित किया। पदयात्रा के दौरान खरखरी स्थित महानंदा नदी में अवैसी समर्थकों के साथ नंगे पांव उतर गए और पैदल चलकर उन्होंने नदी पार की। अपनी सभाओं में अवैसी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। असदुद्दीन अवैसी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए एआईएमआईएम के आगामी रणनीति पर बेबाकी से अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी सीमांचल तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कई और सीटों पर उनकी नजर है। वहीं उन्होंने महागठबंधन के सवाल पर कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन तब महागठबंधन वालों ने उनका मजाक उड़ाया था, जबकि बिहार सरकार द्वारा रमजान के दौरान 1 घंटे की रियायत दिए जाने के सवाल पर कहा कि ये मुसलमानों को टोपी पहनाने जैसा है। वहीं उन्होंने योगी सरकार के बुलडोजर वाली कार्रवाई पर भी सवाल खड़ा किया और उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है, जबकि राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान को वो टाल गए। अवैसी के निशाने पर पार्टी छोड़ने वाले 4 विधायकों भी रहे और अवैसी ने 4 को गद्दार बताया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान सहित अन्य नेता मौजूद थे। थोड़ी कोताही हो गई कि पिछले विधानसभा के चुनाव में हम कम सीट पर लड़े और सीमांचल तक अपने आप को महदूद रखा था, और अब की बार जब 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे हम 50 से ज़्यादा सीटों पर भी लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। पार्लियामेंट के चुनाव जब 2024 में होंगे तो सिर्फ किशनगंज की पार्लियामेंट सीट नहीं बल्कि और भी पार्लियामेंट की सीट पर हम लड़ने के बारे में फैसला लेंगे। अब हमको आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इसी सिलसिले में अख्तरुल ईमान साहब की लीडरशिप में बिहार के मुख्तलिफ ज़िलों में मजलिस के संगठन को मजबूत किया जा रहा है और बहुत से लोग आगे आ रहे हैं और हम यकीनन इस बात पर अटल हैं और अच्छा फैसला लिया। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, मैं और अख्तरुल ईमान साहब ने कोशिश की थी कि गठबंधन के से हमारा अलायंस हो जाए, मगर उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया, बल्कि हमारा मजाक उड़ाया। तो खैर कोई बात नहीं, अब हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे और देखते हैं अगर कोई हमसे अलायंस करेगा या नहीं करेगा। वो तो कह रहे हैं ना कि उनके लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। महानंदा देखिए, नीतीश कुमार अब क्या क्या पलटेंगे, कितना बदलेंगे, वो ही बता सकते हैं। हम निया इसलिए थे क्योंकि ये जो 4 बेईमान थे जो दौलत के आगे अपने घुटने टेक दिए, अपना ईमान बेच दिए, इन्होंने हमको बोला कि सर ये प्रोग्राम कभी लगाएंगे, ये प्रोग्राम लगाएंगे, ऐसा ही उन्होंने टाइम पास कर दिया। मगर हम आएंगे और आप देख रहे हैं कि जनता में कितना गुस्सा है, आक्रोश है इन लोगों की इस धोखेबाजी पर। इन्होंने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा है और इसकी जिम्मेदारी तेजस्वी और नीतीश कुमार पर आयद होती है। इसलिए बीजेपी से ज्यादा इस बार आप तेजस्वी नीतीश नहीं, हम सबको बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं। नहीं, हम सबको बोल रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं कि सीमांचल की लीडरशिप को उभरता हुआ ना मोदी पसंद करते हैं, ना नीतीश कुमार, ना तेजस्वी। कमज़ोर आप समझ रहे होंगे, आप देख लीजिए ये 4 का क्या नतीजा निकलेगा और इन पार्टी का क्या नतीजा निकलेगा। अभी तो आगे है ना घोड़ा मैदान, 24 आइंदा साल है, फिर 25 है। जो धोखा देकर भाग जाता है जनता को, वो खुद कमज़ोर होके पड़ा है। अब उनको कोई पूछता भी नहीं है इन बेचारों को। तो इनको तो बहुत मलाई दी गई थी, हम तो सुने, मतलब लालच दिया गया था। दौलत है ना, सत्ता में है। 24 देखिए 2024 की चुनाव की तैयारी होगी वो होगी, मगर ये जो सीमांचल का मसला है ये सिर्फ राजनीति के हद तक का मसला नहीं है। ये हम सब सुनिए, हम जब रोज़ा रखते हैं तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव के ही रखते। हम रोज़ा इसलिए रखते क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को ये कहा कि रोज़ा रखो
और वो फ़र्ज़ है हर सेहतमंद मुसलमान के लिए। अगर आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो वो टीचर के पोस्ट खाली है उसको पूरा कर दीजिए ना। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाइए, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाइए। आपको मुसलमानों से इतनी मोहब्बत है तो फिर आपने वो 8 साल के बच्चे रिजवान को 8 दिन अपनी माँ से दूर क्यों रखा? अगर आपको मुसलमानों से मोहब्बत है तो फिर ये गाया समस्तीपुर में मॉब लिंचिंग के जो वाक़यात हो रहे रुकाइए उसको। वैशाली में एक मुस्लिम लड़की को गुलनाज को पानी में डुबो कर मार दिया गया और आपका मुस्लिम विधायक वहाँ पर जाता नहीं है डरने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के ये मसले हैं, आप इन मसलों को हल करिए। रोज़ा हम रहते हैं 11 घंटे 11.5 घंटे, अब आप एक इफ्तार की दावत करेंगे, टोपी पहन लेंगे। टोपी आप अपने सर पर नहीं पहन रहे, मुसलमानों के सर पर टोपी पहनाने का काम आप लोग करते हैं। अरे 12 घंटे मैं रोज़ा रहता हूँ, हम आपको मुंह में खजूर डालें, ये क्या बात है? अरे भाई जो बुनियादी बात है उस पर काम करिए ना। और तेजस्वी यादव को हम पूछना चाह रहे हैं, भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी ने तो ये तक कह दिया कि मैंने अपने बेटा और बेटी को आके भारत को मत आइए। इनको डर है, इनका डर निकल आइए आप। यूपी में जो बुलडोजर की जो सियासत हो रही है वो संविधान के खिलाफ हो रही है। मुझे नहीं मालूम विदेश में जाके देश का वो उनसे पूछिए, वो कांग्रेस के लोग तो विदेश में जो उन्होंने वो उनसे पूछिए। हमको महिलाओं को लेकर जो बातें की दिल्ली पुलिस पहुंच गई उनके घर पे। हाँ वो बताएंगे दिल्ली पुलिस को, हमको क्या मालूम। हमको जो मालूम हम बता रहे हैं आपको। देखिए हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं। हम इतना बता सकते हैं कि जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया जब तक वो संविधान रहेगा इंडियन नेशनलिज्म ही रहेगा। अगर कोई इससे हटकर बात करेगा तो वो भारत के संविधान का दुश्मन है, भारत अम्बेडकर का वो दुश्मन है और हमारे उन अजीम बुजुर्गों का जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलवाई और भारत का संविधान बनाया, वो उनके ख्वाबों के ख़िलाफ़ और उनकी मेहनत को रायगा करने की बात होगी अगर तो इस तरह ये एजेंडा लेकर चलता है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए। क्या वो भी इसकी तायद करते हैं? वो कब तक खामोश बने बैठे रहेंगे? कुछ तो बोलिए प्रधानमंत्री जी। यार कैसे आप जाकर बड़ा G20 में 10 बातें करते हैं, ये सब होता है, फिर ये लोग क्या कर रहे हैं इनको बताइए। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि उनका असली मौक़िफ़ क्या। अगर सोच रहे हैं तो फिर पूरा सीमांचल खड़ा हो जाएगा, फिर पूरा सीमांचल खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं बैठेगा खामोश। फिर कोई तरीका है कि आप संविधान के खिलाफ कोई काम करेंगे और यूटी बनाएंगे? इसको किस बिना पर बनाएंगे? हम कंडेम करते हैं अगर इस तरह की सोच अगर भाजपा में है। आप देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चले गई तो ये तमाम सेकुलर पार्टी के लोग इतना पुकार रहे हैं कि लोकतंत्र का मर्डर हो गया। अब यहाँ पर जो 4 MLA तुमने खरीद लिए दौलत के बलबूते पर, तो ये लोकतंत्र का कत्ल नहीं हुआ? यानी तुम्हारी लड़ाई सिर्फ सत्ता की है और तुम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अख्तरुल ईमान एक नेता बन के उभर रहा है बिहार में, तो तुम उसको रोकना चाहते हैं। जो सीमांचल की जनता और बिहार की जनता तुमको बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारा देख लिए खेल, तुमने पैसा देकर उनको खरीद लिया। अब बताओ कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं? बड़े दावे करते हैं आप, भाई आप में और मोदी में तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा। जो मोदी ने महाराष्ट्र में किया आपने बिहार में किया, तो आप दोनों की तो राम और श्याम की जोड़ी है। एकता को अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, कि आप हमारे कोई स्कूल के मास्टर नहीं है कि हम आपके फैसले पर सर झुका लेंगे। बातचीत होगी तो मान सम्मान से होनी चाहिए। अगर आप मान सम्मान से बातचीत करेंगे तो सब बातचीत होगी। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं ही खड़ा हो जाऊंगा, मेरे पीछे आके खड़े हो जाओ, अरे भाई साहब कभी आपने अपने गिरबान में झांक कर भी देखा कि कितने छेद आपने सेकुलरिज्म के नाम पर मारे हैं? कभी वो भी तो देख लीजिए। केसीआर ने तेलंगाना में काम किया। केसीआर ने तेलंगाना की जनता से जो वादे किए किसी हद तक उसको पूरा किया। तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है मगर देश का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेलंगाना का है। तेलंगाना में एक ज़माने में सबसे ज़्यादा पंप सेट इस्तेमाल किए जाते थे।
आज तेलंगाना में सबसे सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है तेलंगाना फिश का। लाखों एकड़ ज़मीन को उसने पानी लेकर आया, तो उसने काम किया। उसके पास एक विज़न है केसीआर के पास। अब नहीं मालूम उस विज़न को कहाँ तक लोग एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या करेंगे हमको नहीं मालूम। अब यही तो देखिए क्या होता है, हम इस बारे में क्या बोले। आप कहाँ जा रहे हैं? समंदर के तूफान में अपनी कश्ती को लेकर चल रहे हैं। हाँ, ये तूफान में हमारी कश्ती चल रही है और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मंजिल मकसूद को पहुँचेंगे। हम इलेक्शन जो लड़ते हैं तो अपने लिए लड़ते हैं, आप जीतने के लिए लड़ते हैं। वो सीमांचल की मुश्किलों में रोज़ इजाफा कर रहे हैं, आसमान तोड़कर डाल दिए सीमांचल की जनता को। ये भी जाता है ना कि किशनगंज की एक पार्लियामेंट की सीट हम लड़े, तब भी बीजेपी नहीं जीती, और पूरे माबाकी सीट पर बीजेपी जीत गई, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको कौन सी टीम बोलेंगे? सवाल ये है कि आप एक मुसलमान नेता को ही बदनाम करना चाहते हैं, मगर जब आप बीजेपी को नहीं हरा पाते तो आप तो दूध के धुले हुए हैं, आपसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। 306 एमपी बीजेपी जीत गई 2019 में, और हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े हैं। 186 लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला हुआ है, और कांग्रेस सिर्फ 16 सीट जीत पाई है। अब क्या हर एक का जिम्मेदार हमको खड़ा कर देंगे? अब कल सुबह में गाय और भैंस दूध नहीं देंगी, नहीं, ओवैसी शाम में से गया था। मुर्गी अंडा नहीं देगी तो हम जिम्मेदार। अरे तुम में काबिलियत नहीं है मोदी को हराने की, तो हम काहे के जिम्मेदार? तुम जिम्मेदार। आप जो अपना स्टैंड बदलते हैं, माने कपड़े जिस तरह बदलते उस तरह बदलते हैं, कभी बीजेपी तो कभी राजद, तो आप जनता को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम चुनाव लड़ेंगे और जो सीमांचल से इंसाफ नहीं करेगा उनको हराएंगे और हम जीतेंगे। आप तैयार हो जाइए, हम खामोश नहीं बैठे।